अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 92 स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 689 पे क्वेश्चन नंबर 8 तशरीफ ले आइए। पेज 689। अच्छा साथ रखा हुआ भाई खोलने के लिए किताब? कैलकुलेशन के लिए ये रखा होगा, तुमने लिखने के लिए ये मुलाजिम है, बट ठीक है चौधरी साहब। मक्खियाँ कहाँ से पढ़ने आ गए? अच्छा ही सुने, क्वेश्चन नंबर 8 क्वालिटी एंटरप्राइजेस की रिक्वायरमेंट पढ़ें। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर क्वालिटी एंटरप्राइजेस फॉर द ईयर 31 दिसंबर 15। बस वही मेथड जो हम कर रहे हैं, ठीक है। अब वैसे गो थ्रू कर लेना चाहिए सवाल पर्चे के अंदर करने का तरीका क्या होगा। रिक्वायरमेंट पढ़ी, सारा सवाल एक दफा तफसील से पढ़ा, फिर छोड़ के इसको फॉर्मेट बनाना है और फिर सवाल को पढ़ते जाना है और करते जाना है, ठीक है ना। तो फॉलोइंग आर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी प्राइस फॉर द ईयर 31 दिसंबर 15 एंड इज फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑफ दैट डे टुगेदर विद अदर इंफॉर्मेशन। इनकम स्टेटमेंट पूरी नहीं है, एक्सट्रैक्ट्स हैं। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस से कहानी शुरू हुई है, जहां से आगे में कंसर्न होता है, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस है, अदर इनकम है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है। उसके बाद ये एक लाइन लगी होनी चाहिए थी, यहाँ पे लगा देते हैं। ये पीबीटी है, तो इसमें से टैक्स माइनस होकर ये आ रहा है पैट, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, पीबीटी मैं इसको लिख देता हूं ताकि बोलते हुए पीबीटी बोलता रहूं, आप लोग माफ करते रहें, ठीक है। और ये क्या है? प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये टैक्स के बाद वाला है, तो ये पैट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बैलेंस शीट में अगर आप देखें तो ओनर्स कैपिटल है, अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट। अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट किसे कहते हैं? आज तो अलग अलग आ गया, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? उसूली बात, पर्चे में इकट्ठा कैपिटल का अकाउंट है, हम भी इकट्ठा बनाएंगे। पर्चे में अलग है कैपिटल और अलग है रिटेन अर्निंग्स, हम भी अलग रखेंगे और अलग ही आएगा आपको। बचपन से अब बढ़ना शुरू हो चुके हैं हम। कल सिर्फ कैपिटल था, आज 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद आज माशाल्लाह से रीजन सरप्लस भी है। आगे 16 नहीं ना पढ़ते थे, कहाँ तक पढ़ लो। फिर बैंक लोन है, फिर ट्रेड एंड पेबल्स हैं, फिर इनकम टैक्स पेबल है, आज आ रहा है नई चीज, बैंक ओवरड्राफ्ट है, पीपीई इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म वाली इन्वेंट्री, ट्रेड एंड रिसीवर्स, कैश एंड बैंक। एडजस्टमेंट 1 में पीपीई की डिस्कशन है, एडजस्टमेंट 2 में कह रहा है कोई विड्रॉ किया उसमें पैसे यानी ड्राइंग्स है। एडजस्टमेंट 3 मैंने छुपा दिया, इसके बगैर सवाल करेंगे आज पहले, फिर एंड पे 5-7 मिनट की अलग से रिकॉर्डिंग बनाऊंगा, इसका ट्रीटमेंट अलग समझेंगे। फिर वैसे इस सवाल में इग्नोर करना था, मैंने छुपा दिया। ये एडजस्टमेंट जैसे है, काट ना देना आप लोगों ने इसको इंटैक्ट रखना है, मैंने छुपाया। फिर यहाँ पर वो कह रहा है कि इंक्लूडेड इन ट्रेड एंड अदर पेबल्स कोई चीज़ है, अब पता नहीं उसको क्या मसला है। अब यहाँ पर वो कह रहा है ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स में कुछ इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब ये 2 फिगर जो बैलेंस शीट में नजर आ रही हैं, ट्रेड एंड अदर पेबल्स, इसको एडजस्टमेंट 4 हिट कर रही है आज, और ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स को एडजस्टमेंट 5। ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है, दोनों हैं, मुश्किल नहीं। इंपॉर्टेंट इतनी है कि ये आपको मैंने ये दोनों सिखानी है। उसके बाद आप पास पेपर में देखोगे किसी शायद एक के अंदर ये दोनों दोबारा आई हैं, वरना तकरीबन हर सवाल में इनमें से कोई एक नजर आ जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं। बाकी सवाल करने का तरीका 100% वही होगा, ठीक है, जैसे हमने पहले किया, ठीक है। अब सवाल हमने गो थ्रू कर लिया, अब अगला काम हमने क्या करना है? फॉर्मेट बना लेना है, ठीक है। कल सवाल दोबारा किया था जुनेद जंजुआ वाला, उसके बाद 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, हो गए थे। कैश फ्लो के हालात कैसे लग रहे हैं? अच्छा चलें, कैश फ्लो का काम हमने कल पूरा कर लिया था इस मेथड का। आज 1-2 एडजस्टमेंट्स नई चीजें नई डाल के फिर हम नई चीजें डाल के सवाल बिल्कुल वैसे ही करेंगे। कल फिर वैसे ही, परसों फिर वैसे ही, 5 दिन तकरीबन 6 दिन इसी मेथड पे लगेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे। और हर आने वाला दिन आपको कॉन्फिडेंट करता जाएगा, आप बस फिर उसमें रिलैक्स होते जाओगे, सिर्फ एडजस्टमेंट्स नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो अपनी तरतीब के ऊपर काम शुरू करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है। फॉर्मेट में आपको कहा था मैंने कि आपने नाम शाम लिख लिया, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर 31 दिसंबर 15, रुपीज इन, देखते हैं कहाँ लिखना है, रुपीज इन 1000 लिखेंगे, आपको पेज के एंड पे लिख लोगे। ये पहला सवाल आपका शुरू हुआ, सबसे पहली हेडिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा? हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या था जी? एडजस्टमेंट्स फॉर, भाई को मार्कर ताजा करके ला दें 1-2, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश आइटम्स, इसके लिए 4-5 लाइनें आप खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट्स फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आइटम्स, इसके लिए सवाल पढ़ के आप देख लिया करते हैं वैसे तो, 3-4 लाइनें इसके लिए भी छोड़ दें आप। उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाता है, ये कल से लिखना छोड़ देंगे, बस एक बार याद हो जाए यहाँ आता है, ठीक है ना। इसकी जरूरत नहीं हुआ करेगी, मार्कर कोई चेंज करो यार, ये जरा दिखाओ मुझे, वो दोनों उठा लो साकिब, इनको देख। अच्छा, कैश फ्लो फ्रॉम, ठीक है यार, गुजारा हो रहा है, ठीक है। ऑपरेशंस, ये एक वैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं यहाँ पे थोड़ी सी, ये इसलिए ताकि मैं आपको बता सकूं। इसके बाद 2 चीजें लेस हुआ करेंगी, कौन सी? इंटरेस्ट और टैक्स। तो लेस इंटरेस्ट पेड, लेस टैक्स पेड, और हमारा रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसको हमने कहा था ए दे देंगे नाम, और हमारा पहला सफा एंड हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पेज पर पहला काम क्या करोगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की हेडिंग दोगे। सवाल का डाटा भी 1000 में है, हम भी इसे 1000 में ही सॉल्व कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, चार 5 लाइनें इसके लिए खाली छोड़ देंगे, ठीक है जी। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, मतलब आप आधा सवाल छोड़ दिया करें। अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का भी यहाँ पे टोटल हम लेते होते हैं, जिसको मैंने कहा था लिख लिया करो, कैश फ्लोज फ्रॉम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। परिचय पे लिखना छोड़ भी देंगे, कोई मसला नहीं, बस टोटल लिख लिया करेंगे, ठीक है ना। खैर अभी तो लिखते रहे, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का टोटल यहाँ पे आ जाया करेगा। इसको हमने कहा था जी बी कह देंगे, क्योंकि बाद में हमने सारे कैश फ्लोज को ऐड करना होता है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी कर लिया था। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी है 4-5 लाइन इसके लिए आप बाकी छोड़कर फिर कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का टोटल कर लेते हैं। बस आपने कोशिश ये किया करनी है कि ये फॉर्मेट आपका 1-1.5 मिनट में बन जाए। रूटीन का काम है, हर रोज करना है, ठीक है। इसको सी कहा था, और फिर इन तीनों का जो टोटल होता है उसको हम कहते हैं नेट कैश फ्लोज। बस नेट कैश फ्लोज, तीनों एक्टिविटीज के जो कैश फ्लोज हैं उनका टोटल किया था ए प्लस बी प्लस सी। ये 3 एक्टिविटीज का जो टोटल था इसको हमने सम किया था। उसके बाद हमने ऐड किया था ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को, और एक भाई को खड़ा कर दिया था कि क्लोजिंग छुपा ले। कौन था वो? ओके, आज दूर होकर बैठ गए, आज किसी और को खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जरूरत थी अपलोड करने की, फ्रेश होने के लिए, इसीलिए शुक्र है नहीं हुआ वो तो। अब मैंने खैर सारा ही करवा दिया, क्योंकि वो सुबह वालों के लिए था और उनको नहीं मिला, असल उनके लिए मसला था। आप लोगों को तो मिलना नुकसानदेह बात थी कि आप प्रैक्टिस करने के बाद दोबारा देखने बैठ जाते, चलो अच्छी तरह समझते हैं, तो पहले क्या किया, टाइम ज़ाया करते हो आप लोग, इसीलिए मैं अपलोड ना करने को तरजीह देता हूँ। कोशिश यही होती है जी। कैश एंड कैश, और ये हम कैलकुलेट किया करते हैं वर्किंग 1 पक्की हमारी, ठीक है। और आंसर जो आता है वो क्लोजिंग कैश, वो हम कहीं से नहीं उठाते बल्कि बैलेंसिंग निकालते हैं, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है जी। यहां पर बैलेंसिंग निकालते हैं हम और इसको चेक करते हैं अपनी वर्किंग 1 से, ठीक है। रुपीज इन आउट। उसके बाद ये भी फॉर्मेट का हिस्सा ही है, वर्किंग 1 यूं समझ लो कि ये भी आपने साथ ही बनाया करनी है, ठीक है। तो वर्किंग 1 भी साथ ही ओपन करें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग और ओपनिंग। सवाल पढ़ा है मुझे तो कोई 2-3 आइटम ही नजर आए हैं, बस 3 लाइनें इसके लिए छोड़ने काफी है, उसके आगे फिर जरूरत के मुताबिक हम वर्किंग्स करते चले जाएंगे, ठीक है। मार्कर रिफिल करने लेंगे, अच्छा साथ हो जाए, जिन बच्चों के साथ जगह पड़ी है अगली वो वाले हो जाए बेटा, साथ टाइम से आया करें बच्चों। देखो ना अब सारा सवाल तो हो गया, चल अब शुरू करते हैं जवाब लिखना। तो इतना फॉर्मेट आपने लाजिम बनाना है और कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है इतनी कि ये 1-1.25 मिनट में, 1 मिनट में, 1.5 मिनट में बन जाए, बस इतना टाइम इस पर जाया हो। ये पहले बनने का फायदा ये कि सवाल पढ़ते पढ़ते काफी सारे नंबर हम ले जाते हैं, ठीक है। अब इधर से भी काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी तरतीब वही रखूंगा जैसे आपको कल सिखाया था। लेकिन कल वाला उसूल जो है उसको आज मुकम्मल करना है। कल वाला उसूल था, उसूल वाले सफ़े पे जाएं, मुकम्मल करना है उसको। हमने लिखा था बैलेंस शीट के हर आइटम का लेजर बनाएंगे। उसूलों वाला सफ़ा ओपन कर लिया जब, तो फिर मैं लिखवाना शुरू करूँ, लिखा हुआ सिर्फ देखना ही है। बैलेंस शीट के हर आइटम का लेजर बनाएंगे सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और वर्किंग कैपिटल आइटम्स के। अब इसको आज पूरा करते हैं। मैंने कहा था नीचे एक लाइन छोड़ देना, याद है। लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्स एक्सपेंस, बेसिकली एक्सपेंस तो नहीं, बात तो होती है पेएबल की ना, क्योंकि बैलेंस शीट में तो पेएबल आ रहा होता है ना, ठीक है, सही है। हाँ लेकिन वैसे ही मैं जरा ये लिख गया, आप इसको छोड़ें। लेकिन इंटरेस्ट और टैक्स का लेजर हम लाजमी बनाएंगे। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह पहले सुन लें, फिर इंशाल्लाह दोबारा मैं लिखवा कंप्लीट भी करवाता हूँ। पहले वजह सुने। मैंने आपसे कहा था कि सेल से लेके सेल होगी, कॉस्ट ऑफ सेल होगी, सेलिंग हो गया, एडमिन हो गए, ये सारे के सारे कैश में कन्वर्ट कहाँ होते हैं। रूल भाई बाद में देखिएगा, सुन लें पहले बात। ये कैश में कन्वर्ट कहाँ होते हैं, जहां पे हमने चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आइटम्स लिया था, ऐसे ही है ना। और चेंज इन वर्किंग कैपिटल आइटम के अंदर क्या जाता है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, ठीक है। इंटरेस्ट पेएबल भी अगर होगा तो वो करंट लायबिलिटीज में नजर आ रहा होगा। बड़ी हम बात कर रहा हूं, सुन ले। इंटरेस्ट पेएबल होगा तो वो भी करंट लायबिलिटीज में नजर आ रहा होगा, और अगर टैक्स पेएबल होगा तो वो भी करंट लायबिलिटीज में नजर आ रहा होगा। बोलो क्या ये टैक्स पेएबल या इंटरेस्ट पेएबल हमारे ऑपरेशंस के पार्ट वाली एक्टिविटी थी। रेंट पेएबल तो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल तो ठीक है, सैलरी पेएबल तो ठीक है, क्रेडिटर तो ठीक है, डेटर तो ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। अब अगर ये वर्किंग कैपिटल में ही ले गए, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ले गए, तो ये तो वो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ अगर एंड वालों को नजर आ रहा है तो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस। तो अगर मैंने इंटरेस्ट और टैक्स को इधर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आने दिया तो ये तो ऑपरेशंस का पार्ट बन जाएगा मेरे भाई। अगर हमने इंटरेस्ट और टैक्स को यहाँ पर करंट एसेट करंट लायबिलिटी है ना, ये करंट लायबिलिटी है दोनों, इंटरेस्ट और टैक्स पेएबल। अगर मैंने इनको यहाँ आने दिया लाइक अदर वर्किंग कैपिटल आइटम्स, वर्किंग कैपिटल आइटम ये नहीं है, बाकी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी के साथ अगर मैंने इसको यहाँ आने दिया तो ये तो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में आ जाएगा। जबकि हम कह रहे थे कल कि ये इंटरेस्ट लोन लेना और इंटरेस्ट पे करना ये हमारे ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। जरूरत पड़ती है, पैसे कम पड़ते हैं तो लोन लेते हैं और उस पर इंटरेस्ट पे कर देते हैं, ज्यादा हो जाते हैं पैसे तो इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट इनकम कमा लेते हैं। ये हमारे ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। तो जब ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है तो वो इधर नहीं आ सकता, क्योंकि यहां पर क्या आता है, सिर्फ ऑपरेशंस वाली चीजें। तो अगर ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है तो फिर दो ही जगह बचती हैं, या तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या लेजर। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो ये है नहीं, इंटरेस्ट और टैक्स, तो फिर इसको क्या कर लेते होते हैं, लेजर में ले जाते हैं, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी समझ आ जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ जाहिर है आपको पता है हम एक्सपेंस का लेजर बनाते हैं,
और उसी के अंदर प्रीपेड पेबल वगैरह आ रहे होते हैं। ये वही काम है, 3 दिन वैसे नहीं लगाए थे एक्रूअल के ऊपर, इस टॉपिक के अंदर यूज होना है, इससे अगले में एनपीओ में यूज होना है, पहले उसमें करेक्शन ऑफ एरर में भी यूज होता रहा, ठीक है। तो हम बनाया करते थे एक्सपेंस का लेजर। लेट्स से हम कहते हैं जी रेंट एक्सपेंस है, हम कहते हैं जी रेंट एक्सपेंस है, ओपनिंग प्रीपेड या पेबल हो सकता है, लेट्स से पेबल है, ठीक है जी, क्लोजिंग में पेबल है, पेबल है, पेबल पेबल पेबल, ठीक है। हाँ, एक्सपेंस के लेजर में कैश इधर आता है और एक्सपेंस की फिगर प्रॉफिट एंड लॉस वाली क्रेडिट साइड पे आती है, ये पढ़ा हुआ है ना, तो बस यही लेजर बनाएंगे। अब जब मैंने बोला कि इंटरेस्ट और टैक्स पेबल का लेजर बनाना है, तो बनाएंगे वो एक्सपेंस वाला लेजर ही, सिंगल अकाउंट अप्रोच। इसी एक्सपेंस के लेजर में आपको पता है हमारा पेबल भी आ रहा होता है, अगर प्रीपेड होगा तो इसी में प्रीपेड भी आ रहा होता है, इसी में कैश, इसी में एक्सपेंस, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया, लेकिन हम इंटरेस्ट और टैक्स की बजाय मैंने पूरा लिख दिया इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्स एक्सपेंस का लेजर बनाएंगे, ठीक है ना। अगली बात, जैसे लोन लेकर इंटरेस्ट पे करना हमारा ऑपरेशंस नहीं थे हमारे, ऐसे ही इजाफी पैसे पड़े थे बैंक में डिपॉजिट करा के इंटरेस्ट कमाया, वो भी हमारे ऑपरेशंस नहीं। ऐसे ही इजाफी पैसे पड़े थे किसी के शेयर्स खरीद लिए, डिविडेंड इनकम कमा ली, वो भी हमारे ऑपरेशंस नहीं है। तो इन टोटल आज की हद तक ये 4 चीजें हैं जो अगर सवाल में नजर आ जाएंगी तो हम इनको करंट एसेट करंट लायबिलिटी के अंदर पड़े होते हैं ना, ये रिसीवेबल पेबल, इनको वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं जाने देंगे, क्योंकि अगर वहां जाएगा तो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में शामिल हो जाएगा, हम नहीं इनको शामिल होने देना चाह रहे, तो इनको लेजर में रखना है। कौन कौन सी चीजों को, इंटरेस्ट एक्सपेंस को, इंटरेस्ट इनकम को, डिविडेंड इनकम को, टैक्स एक्सपेंस को, इवन टैक्स भी प्रीपेड आ सकता है एडवांस, लेकिन वो जब आएगा सवाल में तब देख लेंगे, ठीक है। तो अब उसूल आज पूरा हुआ है, जाके हमारा पहला उसूल हमारा आज पूरा हुआ, दूसरा उसूल इंशाल्लाह आज एंड पे करेंगे, जो मैंने ब्लैक नहीं किया हुआ उसमें मैंने बैड डाउटफुल डेट का उसूल सिखाना है आपको, इंशाल्लाह वो एंड पे अलग से करेंगे, ठीक है। फिलहाल सवाल पूरा करेंगे। तो रूल क्या बना, हम बैलेंस शीट, अब रूल लिख ले पूरा, हम बैलेंस शीट के हर आइटम का लेजर बनाएंगे सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के, वो कहां जाते हैं, वर्किंग 1 में, और वर्किंग कैपिटल आइटम्स के यानी करंट एसेट करंट लायबिलिटीज के, वो कहां जाते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आइटम्स वाले पोर्शन में, ठीक है। लेकिन ये जो चीजें हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो चाहे इनकम हो, टैक्स एक्सपेंस हो या इन्वेस्टमेंट इनकम हो, इनकी हमने क्या बनाया करने हैं, लेजर, ठीक है। सही है, चलें आगे। ये उसूल लिख लिया है, जल्दी लिखें। मेहरबानी करो, इजाजत दो। अच्छा जी, यहां थे हम, देखेंगे ना अभी, वैसे जाहिर सी बात है, इंटरेस्ट रिसीव हो या इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव हो, इन्वेस्टिंग में रखेंगे, सिखाया था, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो वो तो वहीं पे रखते हैं, तो देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब शुरू करते हैं जी काम अपना। हमारे सामने बैलेंस शीट है, हमारे सामने हमारा रूल है, हमने या तो इनमें से चीजों को लेजर में लेके जाना है, या हमने इनमें से वर्किंग 1 में या वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। बस इसमें मसला ये है कि ये डायरेक्ट आज नहीं जाएंगे, ये बीमार है, इनको इलाज करके लेके जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। जहां जाते हैं जाएंगे वहीं पे, ओके। तो शुरू करते हैं काम। सबसे पहले क्या नजर आ रहा है जी, ओनर्स कैपिटल, वही कैपिटल अकाउंट। अच्छा जी, अब आप लोगों ने पता नहीं रजिस्टर आप क्यों खोल रहे हैं, अच्छा उसूलों वाले सफे से वापस जा रहे हैं, ठीक है ठीक है जी। अब आप जरा ध्यान से ना ओपनिंग क्लोजिंग दिखाते जाना, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये भी देख लेना, ठीक है जी। ओपनिंग 10703 यार, मार्कर्स नहीं आया अभी तक, नहीं यार ब्लैक चाहिए यार, सही नहीं है, दानिश ले आए यार। अच्छा जी, क्लोजिंग बता दें, ये ना असल में थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ, एंड वालों को मसला लग जाता है जी। 219 नेक्स्ट, रिटेन्ड अर्निंग्स का नाम दे देते हैं इसको, हम जरा कंफर्टेबल हैं इस नाम से, वैसे भी हमारी वर्किंग है, हमें क्या इससे मसला है, ठीक है ना। तो रिटेन्ड अर्निंग्स ही लिखेंगे हम, क्योंकि हम जरा कंफर्टेबल हैं इस लफ्ज से, रिटेन्ड अर्निंग्स। ओपनिंग बताएं 6697, क्लोजिंग 10652। अच्छा जी, उसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर आ रहा है, बनेगा मतलब लेजर बनेगा उसका भी, रीवैल्यूएशन सरप्लस। ओपनिंग बताइएगा 1911, क्लोजिंग बताइएगा 67267 ठीक है जी। उसके बाद क्या आ रहा है, ये लोन 10% लोन है, बाकी क्या है, अब पता है हमें इस बात का जी। ये एक ऐसा बैंक लोन है जिसपे इंटरेस्ट रेट 10% है, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में नजर आ रहा है, ये भी यहाँ पे बनी जाएगा छोटा सा लेडजर, लॉन्ग टर्म लोन ब्रॉड डाउन 0 कैरी डाउन। इससे क्या लग रहा है, इसी साल ये लोन आया है, बस यही कैश फ्लो है, कैश इनफ्लो हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद करंट लायबिलिटी शुरू हुई, ट्रेड एंड अदर पेबल्स, ये हैं तो वर्किंग कैपिटल आइटम, ऐसे ही है ना। ओपनिंग से क्लोजिंग डिफरेंस लेना है, चेंज को लेकर जाना है वर्किंग कैपिटल आइटम्स में, लेकिन मसला ये है कि इस ट्रेड एंड अदर पेबल के अंदर शामिल पड़ा है इंटरेस्ट पेबल, मैंने कहा बता दूं, ठीक है, अभी करेंगे एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। इस ट्रेड एंड अदर पेबल में क्या शामिल पड़ा है, इंटरेस्ट पेबल पड़ा रहने दें। मसला क्या है, मसला क्या है, बात समझिए, मसला क्या है। अगर इस ट्रेड एंड अदर पेबल्स के अंदर इंटरेस्ट पेबल, जो कि मैंने भी एडजस्टमेंट करवानी है, लेकिन पहले एडवांस में बता रहा हूं ना, ठीक है, कि डायरेक्ट क्यों नहीं लेके जा रहा। अगर मैं ट्रेड एंड अदर पेबल्स के अंदर इंटरेस्ट पेबल को भी पड़ा रहने दूं तो इसका चेंज इधर आएगा और उस वजह से इंटरेस्ट का भी असर ऑपरेशंस पे आ जाएगा, हम ये नहीं चाहते।
इसलिए इंटरेस्ट का लेजर भी बनाएंगे और ट्रेड पेबल में से इस पेबल को निकाल के अलग भी कर लेंगे ताकि ट्रेड पेबल्स जरासीम है इनके अंदर, इंटरेस्ट के जरासीम है ट्रेड पेबल्स के अंदर, हम इनको उबालेंगे यहाँ पे वर्किंग में, ठीक है, उबालेंगे, जरासीम अलग हो जाएंगे और साफ सुथरे ट्रेड पेबल्स को पाक पाक साफ साफ सेफ गार्ड ट्रेड पेबल्स को ले जाएंगे हम इंशाल्लाह वर्किंग कैपिटल चेंज में, ठीक है। तो फिलहाल आज माजरत के साथ ये डायरेक्ट नहीं जा सकते, इनको यहां से हमने रूट करना है। वर्किंग नंबर 6 में मैंने आके हेडिंग दी ट्रेड एंड अदर, अब आया ना मार्कर, ट्रेड एंड अदर पेबल्स और एज पर क्वेश्चन यहां पर लिख लेने हैं फिलहाल एज पर क्वेश्चन जी। बता देंगे क्लोजिंग और ओपनिंग सवाल में क्या गिवन है। ओपनिंग है 4953, क्लोजिंग 3337, तो 4953 और 3337। अगर एडजस्टमेंट 4 जो कि मैंने बताया ये बता रही है कि इसमें इंटरेस्ट पेबल पढ़ाई ना होती तो सिंपल था, इनको ओपनिंग क्लोजिंग का चेंज लेते और डायरेक्ट जाकर लिख देते वर्किंग कैपिटल आइटम्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट आज की एडजस्टमेंट ये 4 और 5 ही है, ठीक है, जो आपको फिर देखें फेल वो एडजस्टमेंट कभी नहीं कराती जो एक आधी आती है हमेशा बरकत के लिए, फेल सिर्फ वो एडजस्टमेंट करवाती हैं जो हर सवाल में आई होती हैं और आप उनको नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो ये वो एडजस्टमेंट्स हैं 4 और 5 जो एडजस्टमेंट आपको तकरीबन हर सवाल में फिर मिला करेंगी, इनमें से दोनों में से कोई एक आ ही जाती है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। अच्छा अब फिलहाल तो डाटा लिखते जा रहे हैं, सारा डाटा एक बार पहुंचा देना फिर एडजस्टमेंट की तरफ आएंगे, ओके। तो ये मैंने आज डायरेक्ट नहीं लिखा, वजह बता दी, ठीक है। उसके बाद क्या नजर आ रहा है, इनकम टैक्स पेबल, ये भी करंट एसेट है, इसको भी हम ले जाएंगे वर्किंग कैपिटल आइटम्स में, इसका लेजर बनता है। यहाँ पे 2 लाइनें इसके नीचे मैंने खाली छोड़ी, उसके बाद नंबर 7 पे आए और इंटरेस्ट टैक्स का लेजर, ठीक है जी, किसका लेजर है, अच्छा टैक्स पेबल नजर आ रहा है बैलेंस शीट में, लेकिन मैंने आपको कहा है हमने तो एक्सपेंस का ही लेजर बनाना है, उसी के अंदर पेबल होगा, एडवांस का भी होगा तो वो भी उसी में लिख देंगे, ठीक है जी। टैक्स एक्सपेंस मैंने एक्सपेंस लिखा, ठीक है, लेकिन उसने क्या बताया हमें सवाल में पेबल है, तो पेबल ओपनिंग किस तरफ आएगा, लायबिलिटी इस तरफ आती है जी। 994 क्लोजिंग 1300, ठीक है जी। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, ये कहां जाता है, अच्छा मसला कोई नहीं है, आप पहले बैंक ओवरड्राफ्ट लिख लें और माइनस फिगर लिख लें और बाद में कैश है तो प्लस लिख दें, लेकिन आपको चूंकि तकलीफ होती है दिमागी तौर पर ये क्या पहले माइनस वाली फिगर है फिर प्लस वाली, इसलिए मैं कैश एंड बैंक की जगह खाली छोड़ रहा हूं, वो जब आएगा उस तरफ जाएंगे ना कैश एंड बैंक ही है ना, तो वो यहां पे लिख लेंगे। वैसे मैंने आपको ये अर्ज कर दिया अगर आपकी चाहत हो तो आप बैंक ओडी पहले लिख सकते हैं, बस वो नेगेटिव साइन आ रहा होगा, ठीक है ना जी। बोले बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग में कितना है और क्लोजिंग में, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, 27 नेगेटिव और क्लोजिंग में 0, और कुछ है ही नहीं, इधर 2 ही आइटम्स है, लेकिन आपने एंड पे जाके इस लाइन को लगाना है, कोई चीज और भी तो आ सकती है यहाँ पे, बाद में पता लगेगा आ गई, ठीक है। तो फिलहाल वैसे मैंने पिछली क्लास में भी सवाल कराया, उससे पिछली दफा पिछले टाइम में भी करवाया था, तो ये यहाँ पर 2 ही थे, तीसरा कुछ भी नहीं था, ठीक है, लेकिन आपने नहीं लाइन लगानी है अभी। नेक्स्ट इस दफा कुछ चीज आना जाए बीच में। नेक्स्ट है जी नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कहीं पे लेजर तो बनाएंगे लेकिन कहीं पे एक्यूमुलेटेड डेप्थ नजर नहीं आ रही कल की तरह से, तो ये फिर पीपीई की बुक वैल्यू है, तो हमें मजबूरन फिर पीपीई का अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाना पड़ेगा, हमें एक्यूमुलेटेड का डाटा आज गिवन नहीं है। बेसिकली जो आपको बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बनाना सिखाया था ना मैंने IAS 16 में, वो इसी दिन के लिए था, वरना तो इससे पहले किसी जगह पे वो टेस्ट नहीं होता। मतलब IAS 16 ने क्या कहा डिस्क्लोजर्स में, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ, एक्यूमुलेशन बताओ, ओपनिंग पे बताओ, क्लोजिंग पे बताओ, इसका इंक्रीज डिक्रीज बताओ, यानी कि रिकंसिलिएशन बनाओ। इसका मतलब एसेट अकाउंट को तो रखना ही कॉस्ट पे होता है, एक्यूमुलेशन को अलग ही रखना होता है। हमने अगर IAS 16 को मानना है हमने तो ये नहीं कहना कि इन्होंने IAS 16 को माना नहीं हुआ, माना हुआ है, लेकिन आपको ये भी तो पता है कि बैलेंस शीट के फेस के ऊपर तो बुक वैल्यू आती थी। अब हमारी मजबूरी है कि हमारे पास एक्यूमुलेशन का डाटा अवेलेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बना लेंगे। बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बनता था, सिखाया इसलिए था, 2 दिन लगाए थे, तो ऐसे कहते थे हम जी पीपीई अगर कॉस्ट पे है और एक्यूमुलेशन अलग है, जो कल किया हमने जुनेद जंजुआ में, इसमें यह कहते थे जी ब्रॉड डाउन होती है कॉस्ट, ठीक है, ब्रॉड डाउन क्या होती है कॉस्ट, एडिशन तो कॉस्ट पर ही होते हैं वैसे, और डिस्पोज होगा एसेट तो उसकी भी कॉस्ट आती है, और क्लोजिंग भी किस पे होता है कॉस्ट पे, एसेट अकाउंट कॉस्ट पे, तो इसका ये मतलब है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमने अलग रखी होती है, फॉर द ईयर डेप्शन भी इधर आती है, डिस्पोजल की डेप्शन भी इधर आ रही होती है, और क्लोजिंग डेप्शन भी अलग पड़ी होती है। लेकिन हमने ऐसे ही सीखा था पहले दिन, याद होगा आपको, ये 2 से 1 बनाया था, हमने कहा था अगर एसेट अकाउंट बन जाएगा बुक वैल्यू पर तो फिर ब्रॉड डाउन भी क्या है बुक वैल्यू, फिर डिस्पोजल की भी क्या निकल रही होती है बुक वैल्यू, फिर डेप्शन की एंट्री भी यहीं पर आ रही होती है, ठीक है, और क्लोजिंग भी क्या होता है बुक वैल्यू। हाँ एडिशन कॉस्ट पे होता है, वो तो मजबूरी है, ठीक है, यानी कि ये आपके कट जाते थे ब्रॉड डाउन, ये कैरी डाउन, बुक वैल्यूज आ गई ये दोनों, ठीक है, और ये बुक वैल्यूज नजर आ रही होती है, तो ये हमने बनाना इसी दिन के लिए सीखा था अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो ये जरा मैंने रिवाइज करवाया, तो मजबूरी है जी, डाटा कोई नहीं है, जरूरी है पर पीपीई बनाना, तो पीपीई का लेजर ओपन करेंगे नंबर 8 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों बुक वैल्यू पे बनेगा, ठीक है। चले ओपनिंग बता दें मुझे 845, क्लोजिंग भी बता दें 1969628, ठीक है जी, सही है भाईजान, सही है।
नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म ही है क्योंकि नॉन करंट एसेट्स में पड़ी हैं, इनको भी लिख दो इधर। नंबर 9 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जी ओपनिंग बताइएगा 6498 और क्लोजिंग 7645। नेक्स्ट इन्वेंट्रीज कोई एडजस्टमेंट हिट नहीं कर रही अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा आइटम है? वर्किंग कैपिटल। ओपनिंग से क्लोजिंग का डिफरेंस लेंगे और वर्किंग कैपिटल आइटम्स के अंदर उसको लिख लेंगे। ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए इन्वेंट्रीज में इंक्रीज आया है कि डिक्रीज आया है? इंक्रीज आया है। तो हम यहाँ पे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आए, यहाँ पे आके हमने लिखा इन्वेंट्रीज अब बढ़ रही है कम हो रही है। इन्वेंट्रीज एसेट है लायबिलिटी है? एसेट बढ़े तो अब अगली चीज आज नहीं लिखनी, अब एक स्टेप बड़े हो गए हैं। बस यहाँ पे डायरेक्ट कैश क्रेडिट मतलब नेगेटिव, एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है समझ आइए, जरा सुन ले एक बात दोबारा सारे। इन्वेंट्रीज है बढ़ रही है, इन्वेंट्रीज एसिड है, एसिड बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। दूसरा इंपैक्ट जो कैश पे डालना है वो क्या है? क्रेडिट। कैश क्रेडिट मतलब कैश को माइनस करो, कितने से? 1569। ठीक है जी। नेक्स्ट कहता है जी ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स। अगर एडजस्टमेंट 5 ना होती, जरासीमों से पाक होता तो डायरेक्ट जाता, ठीक है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। लेकिन वो एडजस्टमेंट 5 में कह रहा है इसमें कोई जो है वो इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल भी पड़ी है। हमने कहा इसको तो हम नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह देखते हैं एडजस्टमेंट करेंगे। फिलहाल तो इसको आप हॉस्पिटल में ले आओ, बेड नंबर 10 पे इसको, बेड नंबर 10 पे इसको लंबा डालो, इसका इलाज करेंगे, इसको जरासीमों से पाक करेंगे, फिर इसको लेके जाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे ट्रेड, हाँ डिटॉल से धोएंगे, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स है। चुप कर जाओ ना, एक तो ये बाद में जो रिव्यू चलते रहते हैं ना ये सही नहीं होते जी। एज पर क्वेश्चन क्लोजिंग और ओपनिंग जी। ओपनिंग बताओ 3865, क्लोजिंग 2273। अब ये मसला ना होता तो बस ये लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ही फर्क लेते और ले जाते वहां पे जहां पे इन्वेंटरीज को भी लेके गए जी। लास्ट क्या है? कैश एंड बैंक जी। ओपनिंग ओनली फॉर क्लोजिंग, माशाल्लाह। ठीक है, बैलेंस शीट की हर फिगर यहां से निकल के जा चुकी है जहां जहां जाना था। यहां पे मैंने एक फिगर भी नहीं छोड़ी है। इवन जो एडजस्टमेंट वाली थी उसको भी वर्किंग में डाल के रख दिया ताकि दोबारा मैं बैलेंस शीट ना देखूंगा। कोई एतराज है? ऐसे करके देख रहा हूं मुझे डरी हुई गांव की तरह। अच्छा जी, आगे जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, ये तो कहीं नहीं जाते, अब बल्कि तरतीब से चलते हैं, यहां से भी हर चीज उठाएंगे। ये कहीं नहीं जाता हमारी कैश फ्लो में। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? 7659। ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हाँ, कैश फ्लो में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है, तो ये 7659 जो है ये हमारी कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट हुआ करता है। और ये जो पैट है 6283 ये कहां जाता है? कैपिटल ना बोलो, आज बड़े हो गए हो आप। ठीक है, कैपिटल अकाउंट अकेला होता तो कैपिटल बोलते, मतलब रिटेन अर्निंग। हाँ, कैपिटल अकेला होगा तो कैपिटल में जाएगा, रिटेन अर्निंग अलग है तो फिर रिटेन अर्निंग में। ठीक है, तो ये कहां जाएगा? तो ये याद रखना है, ये हमेशा फर्क है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, अनलेस के सवाल कल जैसा हो। कल वाले सवाल में क्या था? टैक्स था ही नहीं, टैक्स नहीं था तो जो पीबीटी था वही पैट था। तो कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम और कैपिटल में या रिटेन अर्निंग में फिगर सेम थी, लेकिन आज दोनों डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा तो 1 बाय 1 लेकर चलते हैं इनको जी। नंबर 1 6283 कहां ले जाओ इसको? रिटेन अर्निंग्स में, डेबिट साइड में, सॉरी जी। पैट 62। नेक्स्ट उसके बाद क्या आ रहा है? ओ टैक्स एक्सपेंस, ये कहां जाएगा? इसका लेजर बना हुआ है, सुभान अल्लाह। कितना है? 1376। तो मैं यहां टैक्स के लेजर में आया, मैंने यहां 1376। क्या हुआ? क्यों? मुझे तो भूल गया। हाँ, ये मैं सुनना चाह रहा था, मैं भूल जाऊंगा, इसलिए मैं हर बार एहतियात से इसको देखूंगा। एक्सपेंस का लेजर है तो याद करो बचपन वाली एंट्री कैश ने किस तरफ आना है। ठीक है, तो हमने बचपन वाली एंट्री याद की, एक्सपेंस पे कर रहे हो तो एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। इसका मतलब कैश ने आना है डेबिट साइड पे, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो एक्सपेंस होता है वो तो ऑपोजिट ही आएगा। तो ये बिल्कुल वैसे जैसे सिखाया था वैसे ही कर रहे हैं हम। यहाँ पे हमने आकर लिखा टैक्स एक्सपेंस, यहाँ पर आएगा जी वो टैक्स एक्सपेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाता है। और वो सवाल में हमें आज गिवन था कितना? 1376। ठीक है, अच्छा बाय द वे हो क्या रहा है? अब ओपनिंग उसने दिया था, एक्सपेंस उसने दे दिया, क्लोजिंग उसने दे दिया, हम बैलेंसिंग कैश निकालेंगे। और ये कैश कहां जाएगा आप बताओ? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बॉटम में जाकर देखो, आप लोगों ने लिखा हुआ है इंटरेस्ट और टैक्स पेड। तो यहां से इंशाल्लाह एंड भी निकालेंगे, निकलेगा यहां पर जाकर टैक्स पेड लिखा जाएगा। ठीक है, ओके, लेकिन अभी नहीं बैलेंस कर रहे, अभी तो तरतीब में सवाल कर रहे हैं ना। लेकिन ये मैंने कहा जी ऐसा ऐसे चल रहा था काम। उसके बाद क्या नजर आ रहा है जी? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7659 कहां पे आएगा? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कैश फ्लो का 7। कभी भी आज तक हमने ये अज्यूम नहीं किया कि इसमें कोई गलती है, अनलेस के सवाल खुद कह दे। करेंगे जब कैश फ्लो का आखिरी लेक्चर होगा ना, उस दिन मैं गलती वाला सवाल करवाऊंगा, उसको सही करेंगे, मुसीबत पड़ जाती है। यहाँ कोई गलती नहीं होती, कैश फ्लो के सवाल के अंदर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बिल्कुल सही बनी हुई है। हमने सिर्फ उससे और जो कुछ उन्होंने किया होता है दोबारा कर रहे होते हैं, सिर्फ अपने मतलब की चीजें निकालने के लिए। ये तो नहीं है कि आप ये लेजर आप बना रहे हैं
ये लेजर आप नहीं बना रहे, ओपनिंग, डेबिट, कुछ क्रेडिट और करके क्लोजिंग उसने निकाला। ये क्लोजिंग उसने आपने उसके वाला उठाया है बैलेंस शीट से, तो ये सब कुछ किया हुआ तो उसका क्लोजिंग ये बना हुआ है ना। तो उन्होंने जो कुछ किया होता है हम रीडू करते हैं, मतलब की चीजें एक्सट्रैक्ट करते हैं कैश फ्लो बनाने की। ठीक है, क्या चीज पता नहीं, ऐड करना चाहिए टैक्स एक्सपेंस। ये मैं बात वैसे कर नहीं रहा था अभी, लेकिन पीबीटी से स्टार्ट करोगे तो ऐड करना पड़ेगा। छोड़े यार, रेलेवेंट बात है, एंड पे देखेंगे जब आएगी बारी। आगे चले, इंटरेस्ट एक्सपेंस नजर आ रहा है, कहां जाएगा? इसका भी लेजर बनाना पड़ेगा, इसका लेजर बनाना पड़ेगा। आप लोग कहोगे सर ये कहीं पेबल में नजर नहीं आया, वो छुपा हुआ है, ट्रेड अंडर पेबल में छुपा हुआ है, वो जो मैंने एडजस्टमेंट का रेफरेंस दिया आपको, तो इसका तो लेजर बनता है। अगर इसका लेजर बनता है तो चलो जब पेबल मिलेगा तब मिलेगा, फिलहाल एक्सपेंस तो मिल गया ना। एक्सपेंस नहीं मिल गया तो टैक्स और इंटरेस्ट नजर आ जाए, लेजर ओपन कर लो, चाहे पेबल है चाहे नहीं है, यही एक्सपेंस है, यही पेड हो जाएगा ना, पर लेजर बनाओ, अपना उसूल नहीं छोड़ना। ठीक है, तो इसका मतलब हम लेजर ओपन करेंगे वर्किंग नंबर 11 में इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट एक्सपेंस ना हम लेजर तो बनाते हैं एक्सपेंस का, उसमें फिर पेबल आए, प्रीपेड, एक्सपेंस का लेजर बनता है, पेबल आए, प्रीपेड है, कैश है, सब कुछ भी इसी में आता है। ठीक है, हाँ अभी फिलहाल मुझे मिला क्या है? एक्सपेंस। क्या मिला जी? एक्सपेंस। अब एक्सपेंस के लेजर में एक्सपेंस किस तरफ आता है मैं भूल गया, को पता उस तरफ किसने देखा? तो दोबारा इधर आए और सोचें, एक्सपेंस का लेजर है तो एक्सपेंस की पेमेंट सोचें, एक्सपेंस डेबिट, तो अगर कैश ने डेबिट साइड पे आना है तो फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर तो क्रेडिट साइड पे होगी। ठीक है, वो प्रॉफिट एंड लॉस वाली। अब हमें कौन सी फिगर गिवन है आज? यही प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर गिवन है, तो मैंने यहां पे लिख लिया, लेजर ओपन किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस नजर आ गया था ना, फौरन उसमें लिख दिया। टैक्स का भी एक्सपेंस नजर आया था, वो लेजर ओपन करते अगर ना ओपन होता, पहले से ही ओपन था, मैंने वहां पे जाके लिख दिया। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 1357 है। ये अदर इनकम है, पता नहीं अब इसमें क्या है, छोड़ना तो हमने इसको भी नहीं है। ठीक है, छोड़ना तो इसको भी नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, अदर इनकम में वो कह रहा है इंक्लूडेड है इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 398। चलो ये तो मिल गया, ये तो मिल गया, यानी इसमें से 398 जो है वो क्या है? इन्वेस्टमेंट इनकम है। अगर इन्वेस्टमेंट इनकम है तो इसको कहां लेके जाना है? ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो तो बात की बात है। इन्वेस्टमेंट इनकम है तो इसको लेजर में लेके जाना है, और खुदा ना खास्ता इसका रिसीवेबल, अगर ट्रेड में रिसीवेबल पड़ा हुआ तो उसको निकालेंगे, वो बता दिया आपको। खैर, एक और लेजर ओपन कर लेते हैं, उसका नाम है जी इन्वेस्टमेंट इनकम। अब ये लेजर बना के थक रहे हैं तो क्या हुआ? ये इनकम है। ठीक है, इनकम है तो इनकम के केस में प्रॉफिट लॉस वाली फिगर किस तरफ आएगी, ये सोचने के लिए कैश को सोचेंगे। ऊपर नहीं जाती मारनी, वो इधर है तो ये इधर हो जाएगा, नहीं, दोबारा से सिफर से सोचें जी। इनकम है तो कैश ने आना है, कैश डेबिट, इनकम क्रेडिट, तो कैश क्रेडिट साइड पर आएगा, तो फिर इन्वेस्टमेंट इनकम वाली फिगर जो प्रॉफिट एंड लॉस में नजर आती है वो नजर आएगी डेबिट साइड पे इस लेजर के, और वो सवाल में हमें गिवन है 398। ठीक है, अब या कैश दे देगा, हम रिसीवेबल निकाल लेंगे, या अनअर्न्ड इनकम है ना, और अगर रिसीवेबल या अनअर्न्ड दे देगा तो हमारी कैश पेड की फिगर निकल आएगी। इधर ही ऐसे भी इधर ही, अगर वो कैश की फिगर दे देगा तो हम पेबल निकाल लेंगे इंटरेस्ट, अगर वो पेबल की फिगर दे देगा तो हम कैश बैलेंस ही निकाल लेंगे, चाहिए हमें दोनों ही होते हैं। ठीक है, चलें, तो 398 को भी टिक करें, इसको भी जहां पहुंचाना था वहां हमने पहुंचा दिया है। अभी यहां पर क्या बचता है वैसे, बाय द वे बैलेंसिंग क्या बचता है पता नहीं, अब ये क्या है ये अभी पता नहीं है, इसलिए अभी तक इसको आपने निशान लगा के रख लेना है, यार पता नहीं ये क्या है। बाकी सारा कुछ हमने पहुंचा दिया, ये फिगर तो कहीं हम लेकर नहीं जाते, बाकी हर फिगर को जहां ले जाना था हम ले गए हैं, सिर्फ इसका नहीं पता। इंशाल्लाह सवाल करते करते ये भी पता लग जाएगा कि ये क्या मुसीबत है, फिलहाल कोई पता नहीं। ठीक है, चलें जी, अब इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट सारी की सारी पोस्ट हो गई है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पॉइंट 1 को करना स्टार्ट करते हैं। अगर यहां तक आपने सवाल साथ साथ कर लिया, कोई मसला तो नहीं है ना, शुरू करें। चलें, 30 सेकंड आप इसको पढ़ें और दिमाग में एंट्री जरा करके देखें क्या बनेगी, फिर मैं वो एंट्रीज करूंगा ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। हाँ यही तो हम ही सोच रहे थे, तब तक मुझे आप पानी पिला देंगे। इधर पढ़ा है, ठीक है, मैं आपको पिला देता हूँ। एडजस्टमेंट 1 है भाई, जज़ाकल्लाह। जी समझ में आती है को बातें लिखी हुई? चलो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले कहता है ड्यूरिंग द ईयर मूवमेंट इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूड, क्या क्या शामिल है जी इस साल मूवमेंट क्या होंगे पीपीई में? नंबर 1 डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू 5280, मौजें लगी हुई हैं डेप्रिसिएशन की फिगर, दूसरा दिन निकाल के दे देता है, ये निकालनी पड़ा करेगी कल से इंशाल्लाह। ठीक है, तो फिलहाल तो ये पता लगा कि डेप्रिसिएशन कितनी है 5280, कहां जाएगी? पीपीई में ही जाएगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है जी? अच्छा, ये जैसे ही ये फिगर लिखा करो ना लेजर में, फौरन सोचा करो इसका कैश फ्लो पे क्या असर पड़ना है। नॉन कैश आइटम है तो इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो प्रॉफिट तक आते आते ये माइनस हो चुका था, ऐड हो जाएगा ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। लो जी मौजे लगी हुई मुफ्त के नंबर 5280 नंबर मिलते जा रहे हैं। नेक्स्ट, मैकेनरी हैविंग अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 2481 वाज सोल्ड फॉर 3480। जी बच्चों सबर कर जाओ, इतनी जल्दी ना करो, मैंने कहानी पान दिया करो। ये क्या है जी? सेल प्रोसीड्स। एसपी का मतलब क्या है? कैश ही लिख देता हूं जी।
क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं मशीनरी हैविंग कैरिंग अमाउंट ऑफ 2481 वाज सोल्ड फॉर 3440। हो बिकने वाले एसेट की बुक वैल्यू दे दी है, हमें तो कॉस्ट चाहिए होती है। आज तो बुक वैल्यू ही गिवन है और आज हमें चाहिए भी बुक वैल्यू, क्योंकि एसेट अकाउंट ही किस पे बन रहा है, कल से फर्क बाद में करते हैं, पहले इसको पहुंचा दें जी। बुक वैल्यू 2481 है तो डिस्पोजल अकाउंट में इसी नहीं जाना है, तो यहां पे आके हमने लिखा डिस्पोजल। क्या है, मशीनरी है ना, मशीनरी कितना है जी 2481। ये डिस्पोजल जब भी नजर आए ना, मैंने पिछली क्लास में कहा आप पलटें झपटें लपकें फिर पलकें और झपकें पलकें शेयर की तो हो गई, डिस्पोजल का अकाउंट बनाएं, ठीक है, लपकें को पलकें करें जी। डिस्पोजल एसेट अकाउंट में से 2481 क्या हुआ, क्रेडिट, बुक वैल्यू ऑफ एसेट, बिकने वाला एसेट क्रेडिट, और डिस्पोजल के अकाउंट में डेबिट। और आज पीपीई से क्या आया है, बुक वैल्यू एज अगेंस्ट कल वाला सवाल, ये तो लैंड और इन्वेस्टमेंट नॉन डेप्रिशिएबल थे, ये इक्विपमेंट था। एज अगेंस्ट कल वाला सवाल में एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा था, एसेट अकाउंट में से 105 की कॉस्ट क्रेडिट हुई थी, यहां पे डेबिट हुई थी, तो फिर साथ में एक्यूमुलेटेड डेबिट भी आया था 30 का। लेकिन आपको पता है जब एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनता है तो एसेट अकाउंट से बुक वैल्यू निकल के यहां आती है और ये नजर नहीं आता आपको, ठीक है। तो कौन सा सवाल कर रहे हैं हम, इधर जी। तो बच्चों अब वो कह रहा है यही है, एक्यूमुलेशन कोई नहीं आता इसमें, ठीक है। अब बिका कितने का है, वो सोल्ड फॉर 3440 कैश, तो डिस्पोजल अकाउंट में कैश इस तरफ आता है, आज उसने कैश दे दिया, तो कोई नहीं, हम इनकम एक्सपेंस निकाल लॉस गेन निकाल लेंगे। देखो डिस्पोजल ना दो धारी तलवार है हमारी कैश फ्लो में, वो चाहे तो कैश देकर इनकम गेन लॉस बैलेंसिंग निकलवा ले हमसे, चाहे तो गेन लॉस देकर कैश बैलेंसिंग निकलवाए, हमें दोनों ही चाहिए। गेन लॉस है तो हमने उसको नॉन कैश वाली एडजस्टमेंट में रिवर्स करना होता है, और कैश है तो वो हमें लाजमी चाहिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल लिखना होता है हमने। तो ये दो धारी तलवार है, दोनों ही फिगर चाहिए होती है, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो कैश आज उसने बता दिया कितना 3440। अब 24 वाली चीज 34 में बिकेगी तो गेन ही है ना, कितना गेन है, वो मिल गया वो जिसका आपको था इंतजार। बैलेंसिंग आपने निकाला आज 9, यही तो वो फिगर है जो हम ढूंढने निकले थे थोड़ी देर पहले। इधर देखो, अच्छा तो तुम हो गेन ऑन डिस्पोजल, ठीक है। तो कल हमें ये गिवन था, हमने कहा था चलो 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 शाबाश, चलो तुम्हें डिस्पोजल अकाउंट में ले जाएं, आज डिस्पोजल अकाउंट से हमें मिला है ये, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। तो लो भाई, इसने भी जहां जाना था वहां चला गया ना, मैं पहले से पढ़ी वहां पे डिस्पोजल अकाउंट में जाना था ना इसने भी, ठीक है, यहां तक कोई मसला। लो जी, प्रॉफिट लॉस का सामान तो पूरा हो गया सारा, ठीक हो गया, नेक्स्ट। लेकिन ना जब वही कहने लगा, जब भी ये एडजस्टमेंट आपकी पूरी हो जाए, डिस्पोजल अकाउंट पूरा हो जाए ना, तो फौरन आप ये काम कर लिया करो। आपको ये दोनों चीजें चाहिए थी, आपको ये गेन की फिगर भी चाहिए थी जो आपने खुद निकाली, और ये कैश जो उसने दिया ये भी चाहिए होता है आपको। तो जैसे ही डिस्पोजल का अकाउंट पूरा हो ना, आप ये दो मुफ्त नंबर ले लिया करो, ठीक है। सबसे पहले नॉन कैश एडजस्टमेंट में जाओ और इस गेन को नॉन कैश को कहते हुए इसको उल्टा दो, प्रॉफिट तक आते आते ये क्या हुआ होगा, ऐड, हमने इसको लेस कर देना है, तो लेस गेन ऑन डिस्पोजल। भाई आज आपने निकाला है वर्किंग नंबर 13 में 950, सवाल के फेस पे तो 959 गिवन नहीं था, तो छुपा हुआ था 1350 में, ऐसे ही है ना। क्या करेंगे, लेस। ऐसे मैं बात करते करते ना भूल जाता हूं, लेस इधर लिख कर, इधर तो मुझे याद करा दिया करो। फिर पिछली क्लास में ऐसा हुआ कि एंड में जाकर उन्होंने कहा ये आपने लेस ही नहीं करवाया, मैंने यूं बोला ना और यूं बात करनी शुरू कर दी, आगे चला उधर चल पड़ा, वापस आया इधर चल पड़ा, ये लेस लिखा हुआ तो यहां पे भी करवाया करो ध्यान से, ठीक है, खुद भी किया करो। और कैश, ये कैश रिसीव्ड है, पेड है, एसेट बिका है तो कैश रिसीव हुआ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आए, यहां पे आके लिखा आपने सेल प्रोसीड्स या कैश रिसीव्ड जो भी लिख लो, ऑन डिस्पोजल ऑफ मशीनरी। यार इतनी अंग्रेजी ना लिखा है, कैश ऑन डिस्पोजल लिख दिया करो। ये वर्किंग में नहीं निकाला आपने, सवाल में गिवन था 3440, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये इनफ्लो है, ये सवाल में गिवन था, वर्किंग का रेफरेंस इधर दिया मैंने, जो फिगर मैंने निकाली है तो सवाल में गिवन था, तो ये दो नंबर भी साथ ही ले लो, फिर आगे चलो, ओके। नेक्स्ट, मशीनरी हैविंग हो गया, फैक्ट्री बिल्डिंग वाज रीवैल्यूड फ्रॉम अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 5963 टू 8000, ठीक है। तो ये रीवैल्यू करते हुए बढ़ा लिया हमने इसको, इस पे तो लॉस आ गया, अच्छा गेन है, लेकिन ये रिवैल्यूएशन गेन है ना। अच्छा कितना है वैसे बाय द वे, 20, ये 2037 की एंट्री कोई बताना पसंद करेगा, ये उन्होंने की हुई है, कहते नो सर, नो सर, नो सर, क्यों नहीं बताना पसंद करेंगे जी। एसेट डेबिट 2037 से पीपीई डेबिट, और 2037 से रिवैल्यूएशन सरप्लस, यहां पे पीपीई लिखा हमने। अच्छा भाई बड़ी अहम बात करने लगा, सुनो, अगर आप ये एंट्री ना करो तो क्या होगा ये एंड में जब आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो यहां पर ढेर सारी फिगर आएगी, जिसमें ये भी उस बैलेंसिंग में ऐड होकर एडिशन बना देगा, जबकि ये कैश आउटफ्लो एडिशन तो नहीं है, कैश आउटफ्लो तो नहीं हुआ, ये तो पड़ा हुआ एसेट ही हमने बस पड़े महंगा किया है, तो गलत हो जाएगा। इसलिए देखो उन्होंने ये एंट्री की होती है, हम रीडू करते हैं, हमने तो एंड पे बैलेंसिंग फिगर निकालनी है ना कैश, ठीक है। लास्ट कैश फ्लो में कहां लाऊं, आप बताओ। एसेट डेबिट हो गया, इसके अगेंस्ट क्रेडिट कैश हुआ है, तो कैश आउटफ्लो लिख सकता हूं, नहीं, सरप्लस क्रेडिट हो गया, सरप्लस गेन है,
नहीं, वो तो तब होता जब हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से शुरू कर रहे होते। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। यहां तक आते आते तो ये सरप्लस ऐड नहीं हुआ, ओसीआई सिखा दिया हुआ है अब नहीं। हाँ, अगर ये रिवैल्यूएशन लॉस होता तो टेंशन होती कि ये पीबीटी तक आते आते रिवैल्यूएशन लॉस माइनस हो चुका होता, तो फिर कुछ देखेंगे, ऐसे सवाल भी आएंगे इंशाल्लाह जिंदगी में। अभी तो नहीं है, अभी टर्म टेस्ट भी आ रहा है, मॉक भी आ रहा है, हाई कैप भी आ रहा है, पेपर तो बहुत आ रहे हैं आगे, फिर देखेंगे। ठीक है, फिलहाल तो गेन है, और ये गेन जाता है ओसीआई में, और ओसीआई पीबीटी के बाद, टैक्स के बाद, पैड के बाद जाके आता है। हम तो ये भाई ने पहले पूछा ना, वो क्या पूछ रहे थे? वो पूछ रहे थे टैक्स के बारे में कि टैक्स पेड तो यहां से माइनस करना है, टैक्स एक्सपेंस को ऐड बैक करें नॉन कैश कह के। क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये पीबीटी से स्टार्ट किया है, टैक्स इसमें से माइनस हुआ ही नहीं। जब टैक्स माइनस नहीं हुआ तो ऐड नहीं करना। ऐसे ही ये ओसीआई जो है ये तो पैड के बाद आता है, तो ये तो ऐड ही नहीं हुआ पड़ा कि आप यहां पे नॉन कैश कह के इसको एडजस्ट करेंगे। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है भाईजान, आपको समझ क्यों नहीं आई ये बात? आ गई? अच्छा, मुझे डर लग रहा था कि उससे आगे मत सोचो, ये समझ आ गई है ना? ओसीआई का आइटम है, ओसीआई तो बहुत बाद है, हमने पीबीटी से शुरू किया है, तो पीबीटी में ये कोई नहीं ऐड हुआ पड़ा सरप्लस, इसलिए माइनस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कैश आउटफ्लो नहीं है, ये एसेट बढ़ाया हमने और सरप्लस बढ़ाया, ठीक है, कैश नहीं क्रेडिट हुआ ये, ठीक है। चल, अच्छा जी, एन ऑफिस बिल्डिंग which had previously been revalued was sold। हाँ ना, पलटना झपटना, झपट कर पलटना, डिस्पोजल अकाउंट बनाना, ये काम है हमारा। क्या है ये? ऑफिस। मुझे पता है इसका कोई फायदा नहीं होना, लेकिन तबीयत तो बन जाए ना, जब भी डिस्पोजल का लफ्ज पीपीई का देख लो तो फौरन जो चीज भी गिवन है उसकी, कुछ भी नहीं गिवन है, डिस्पोजल का बोला उसने, फिर भी ओपन कर लो, ये आगे चीजें खुद ही निकलेंगी, ठीक है। हाँ, डिस्पोजल नजर आ गया तो आपने गेन पे लेजर पे आना, गेन है, लॉस है, कैश है, जो भी गिवन है फिर वो लिखें और अल्लाह का नाम लेके चलते जाए, सवाल खुद ब खुद होता चला जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं। हाँ जी, was sold at its carrying amount ऑफ रुपीज 2599, यानी 2599 की बुक वैल्यू वाली मशीन 2599 की ही बिक गई। कोई गेन लॉस नहीं, लेकिन अब तो मैं तो लेजर बनाऊंगा, ठीक है। अब तो मैंने ओपन कर लिया, अब तो बनेगा ही बनेगा, ये तो होगा, ठीक है। किधर गया ये? 2599 बुक वैल्यू वाला एसेट बिका है, तो एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा 2599 से। ये डिस्पोजल हुआ है और ऑफिस बिल्डिंग का हुआ है, तो ये एसेट अकाउंट में 2599 हो गया क्रेडिट और डिस्पोजल अकाउंट में 2599 हो गया डेबिट। अब पीपी से बुक वैल्यू ही आ गई आज, और कैश कितना है? वो यही कैश है भाईजान, इसने कहा है 2599 बुक वैल्यू वाला एसेट 2599 का ही बिका है, ठीक है। तो देयर इज नो गेन नो लॉस, तो शुक्र है दो धारी तलवार में से इसकी एक धार कोई नहीं है भाई। वो बात की बात है, रीवैल्यू हुआ हो तो रीवैल्यूएशन सरप्लस जो पड़ा होता है वो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होना होता है ना, प्रॉफिट लॉस से तो कोई ताल्लुक नहीं है, जान दोगे, वो भी एंड पे खुद ही निकल आएगी इंशाल्लाह फिर। अच्छा, सादा बात, कोई गेन लॉस नहीं आया, कोई गेन लॉस नहीं आया, इसलिए नॉन कैश में इसकी एडजस्टमेंट नहीं होगी, लेकिन ये तो फिर भी आया, कैश तो आया, तो कैश रिसीव ऑन डिस्पोजल ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, इसमें भी वर्किंग नहीं है, सवाल में गिवन था 2599 पॉजिटिव है, इनफ्लो है, कैश आया है, एसेट गया है, बिका है, कैश आया है, कैश इनफ्लो। तो 2 लेजर हो गए, पॉइंट 1 भी हो गया, पॉइंट 2 तो कर दो, अब जल्दी करो, खुद भी कुछ कर लिया करो। अच्छा जी, पढ़े पहले, ओनर ऑफ क्यूई, ये डिस्कशन कर रहे थे कि गपशप लगा रहे थे? अच्छा, ओनर ऑफ क्यूई विदड्रू 300,000 पर मंथ, हम थाउजेंड्स में चल रहे हैं ना, तो 300 पर मंथ है, लेकिन हम पूरे साल की कैश फ्लो बना रहे हैं, तो 300 इंटू 12 करें, आंसर क्या आता है? तो 3600 क्या है? ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो डिविडेंड लिख देता हूं मैं, डिविडेंड आता कहां पे है? हाँ, मैं यहाँ पे डिविडेंड लिख देता हूं, लेकिन फिर इस डिविडेंड को मैंने ये कार्ड भी देना आज, क्योंकि आज ये डिविडेंड नहीं है, बल्कि आज ये क्या है? ड्रॉइंग्स है, ठीक है। कोई बात नहीं, ये आज कल से ये ड्रॉइंग्स आना बंद हो जाएंगी, कल से सवालों में डिविडेंड ही आया करेगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बारे में बता दें एग्जामिनर को कि ये 300 इंटू 12 करके आपने निकाला है 3600, लेकिन साथ ही इसमें जहां जाना होता है वहां पर इसको ले जाया करें, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम लिखते हैं डिविडेंड पेड। अच्छा, डिविडेंड पेड है, ठीक है, वो कल से आएगा, फिलहाल तो आज ड्रॉइंग्स हैं, तस्वीरें, ठीक है। आउटफ्लो इनफ्लो एक भाई ने बोला, अल्लाह माफ करे। अच्छा जी, नेक्स्ट। हाँ, बात मैं ये करने लगा था कि किताब के अंदर जो सॉल्यूशंस हैं बच्चों, वो सब के सब में ये डिफरेंस आपका आएगा कि पिछली अटेम्प्ट तक मैंने ये ड्राइंग्स को या डिविडेंड पेड को इधर इन 2 के साथ तीसरा लेस वो लिखा होता था, जो कि अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, बिल्कुल अलाउड है, इजाजत है। लेकिन एमसीक्यूज में जाके अलग से ये बात समझानी पड़ती है कि बच्चों आप लोग डिविडेंड को यहाँ ज्यूम कर लेना आज के बाद, और ये दोनों यहीं रहने देना। तो इस दफ़ा फिर मैंने सोचा कि बच्चों को पहले इस तरह से करवा के फिर अलग से दूसरा समझाना फॉर एमसीक्यूज, उसकी बजाय काम ही वही कर लेते हैं जो दोनों जगह चल जाए। लेकिन ये फैसला चूंकि आपकी क्लास में कल
आने से पहले सुबह ही हुआ था, मतलब नमाज के बाद जब मैं देख रहा था कि अब क्या करना है, कहानी क्या डालनी है, तो इसलिए इतना टाइम नहीं था कि ये सारे सोल्यूशन सही हो सकते। जाहिर सी बात है, बुक तो पहले से छप चुकी थी, तो ये सोल्यूशन सही कर दिए जाएंगे। फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे, फर्क ये पड़ेगा कि ये कैश फ्लो की फिगर और ये कैश फ्लो की फिगर चेंज हो जाया करेगी, लेकिन नेट में आंसर सेम आएगा। मैंने एक नेगेटिव फिगर यहां शो करने की बजाय नेगेटिव फिगर को यहां शो कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, दोनों सही है वैसे तो, लेकिन हमने क्लास के अंदर अब ये किया है और इसी को ही फॉलो करेंगे। तो सोल्यूशंस के अंदर ये छोटा सा चेंज हुआ करेगा, इसको आप देख लिया कीजिएगा। जो तो क्लास में करवाऊंगा तो मैंने खुद करवा दिया है, होमवर्क में जो सवाल करते हैं उनके अंदर आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, टोटल में आपका फर्क नहीं पड़ा करेगा। ओके, अच्छा जी, लो भाई, मैं तो कहता हूं 0.4, फिर हालांकि सबसे हैवी एडजस्टमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, लेकिन आमिर भाई पार्ट 2 शुरू करते हैं और आप ये कर दें।